अभियान ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अभियान के इस वर्कशॉप में पहला प्रश्न, ये प्रश्न और उत्तर दोनों आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। किस सूफी संत को महबूबे इलाही, प्रश्न आपको मिल गए होंगे, किस सूफी संत को महबूबे इलाही कहा जाता है? निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, ये बहुत लोकप्रिय सूफी संत थे। महबूबे इलाही अर्थात ईश्वर का प्रेमी की उपाधि दी गई थी। 1238 ईस्वी में बदायूं में निजामुद्दीन औलिया के बारे में कुछ फैक्ट्स हमें जानना चाहिए, जो कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। महबूबे इलाही, यानी ईश्वर का प्रेमी, ईश्वर का प्रेमी। ये चिश्ती संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय से, चिश्ती सिलसिला से जुड़े हुए थे। इनके गुरु बाबा फरीद, बाबा फरीद 1238 में बदायूं में, उत्तर प्रदेश के बदायूं में इनका जन्म हुआ था। निजामुद्दीन औलिया ने चिश्ती संप्रदाय में योग की प्राणायाम पद्धति को भी अपनाया। योग भारत के 6 दर्शन में एक दर्शन है, जिसके प्रवर्तक पतंजलि हैं। तो योग की प्राणायाम पद्धति को निजामुद्दीन औलिया ने अपनाया, इसलिए निजामुद्दीन औलिया को महबूबे इलाही के अतिरिक्त योगी सिद्ध भी कहते हैं। योगी सिद्ध, ये बाबा फरीद, बाबा फरीद के, फरीद इनके गुरु थे। और इनके शिष्यों में अमीर खुसरो, शिष्यों में आमिर खुसरो, एक इनके प्रसिद्ध शिष्य हुए। तो निजामुद्दीन औलिया से संबंधित कई प्रश्न आते हैं। महबूबे इलाही यानी ईश्वर का प्रेमी कहा जाता है। योग की प्राणायाम पद्धति को इन्होंने अपनाया, इसलिए इन्हें योगी सिद्ध भी कहा जाता है। इनकी दरगाह दिल्ली में बहुत पाक दरगाह है। प्रति वर्ष हजारों श्रद्धालु इनकी दरगाह पर आते हैं। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न, किस साम्राज्य में आयंगर व्यवस्था की स्थापना की गई? तो ये विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य में कई राजवंशों ने शासन किया था। विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में, विजयनगर, विजयनगर में
आयंगर व्यवस्था, ये बेसिकली ग्रामीण व्यवस्था थी। ग्रामीण क्षेत्रों में इस व्यवस्था को लागू किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में इस व्यवस्था को लागू किया गया था और ये प्रत्येक गांव में एक स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित किया गया था और जिसके शासन के लिए 12 शासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। यानी इसमें 12 शासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। यही व्यवस्था आयंगर व्यवस्था कहलाती है। यह विजयनगर साम्राज्य में इसकी व्यवस्था की गई। बेसिकली ये ग्रामीण व्यवस्था थी, ये एक प्रशासनिक इकाई था, प्रशासनिक इकाई के रूप में ये काम कर रहा था और इसके लिए 12 अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। ये व्यवस्था आयंगर व्यवस्था कहलाती है। तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, मेवाड़ के कृति स्तंभ, मेवाड़ के कृति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो मेवाड़ के कृति स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। राणा कुंभा ये मेवाड़ के शासक थे। तृतीय स्तंभ राणा कुंभा, ये मेवाड़ के शासक थे। इन्होंने ही कृति स्तंभ का निर्माण करवाया था। बहुत विद्वान शासक थे। इन्होंने रसिक प्रिया, रसिक प्रिया, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, जैसे पुस्तकों की रचना की थी। ये सब इनकी पुस्तकें हैं। रसिक प्रिया, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, ये सब इनकी पुस्तकें हैं। इन्होंने इन पुस्तकों की रचना की और कृति स्तंभ का निर्माण मालवा, जब मालवा को पराजित किया तो उसी की याद में इन्होंने उस जीत को यादगार बनाने के लिए इन्होंने कृति स्तंभ का निर्माण करवाया। राणा कुंभा प्रसिद्ध शासक मेवाड़ के, मेवाड़ को उन्होंने एक नई पहचान दी, मेवाड़ को शक्तिशाली बनाया और ये उनके जीवन काल की उपलब्धियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने कहा था यह स्टेटमेंट को?
किस शासक ने कहा था कि मैं लोगों को ऐसे हुक्म देता हूं जो उनके और राज्य के लिए, जो उनके और राज्य के लिए लाभकारी होते हैं। मैं नहीं जानता कि वे शरीयत के द्वारा अनुमान्य है अथवा नहीं, अर्थात वो शरीयत में है या नहीं, मैं ये नहीं जानता। मैं उनके जन कल्याण के विषय में सोचता हूं। मेरा उद्देश्य उनके जीवन स्तर को उठाना है। तो इसलिए मेरा जो भी आदेश होगा वो उनके और राज्य के हित में होगा, उनके और राज्य के लिए लाभकारी होगा। मुझे ये नहीं पता है कि मैं जो आदेश दे रहा हूं वो शरीयत के अनुसार है या नहीं है। ये बहुत मशहूर स्टेटमेंट है और ये शासक ये शासक थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने ये कहा था कि मैं जो भी आदेश देता हूं वो लोगों और राज्य के हित में होता है। मुझे ये मालूम नहीं कि शरीयत के अनुसार ये उचित है या नहीं। जिन्होंने 1296 से लेकर 1316 तक, 1296 से 1316 तक इन्होंने शासन किया। सल्तनत काल के ये पहले शासक थे जिन्होंने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। अन्यथा उसके पहले जितने भी शासक हुए, जितने भी सुल्तान हुए, वो उत्तर भारत में ही व्यस्त रहे। अपने सल्तनत के विस्तार के लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी पहले ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने दक्षिण की तरफ भी सल्तनत के विस्तार का प्रयास किया और उसमें सफलता भी मिली उन्हें। इसके अतिरिक्त सैन्य सुधार, राजस्व में सुधार, और सबसे चर्चित और विख्यात बाजार नियंत्रण, ये प्रमुख उपलब्धियां रही हैं उनके शासनकाल की, अलाउद्दीन खिलजी के। इसलिए कभी कभी इतिहासकार इन्हें अर्थशास्त्री भी कहते हैं। अर्थशास्त्री की संज्ञा दी जाती है अलाउद्दीन खिलजी को कि ये अर्थशास्त्री थे। सैन्य सुधार हो, राजस्व सुधार हो, बाजार नियंत्रण हो, इन्होंने पहली बार राजस्व की दर 50% कर दी थी। यानी कुल उपज का 50% राजस्व के रूप में लिया जाता। तो सल्तनत काल में जो शासक हुए उनमें से सबसे प्रसिद्ध शासक, सबसे महत्वाकांक्षी शासक अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इसका भी संबंध सल्तनत काल से ही है। किस शासक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण हुई थी? यानी ये प्रश्न है
पांचवा, किस शासक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये पोलो की तरह एक खेल है, उसी से मिलता जुलता खेल है चौगान, और घोड़े पर बैठकर ये खेला जाता है। एक तरह से सल्तनत काल की शुरुआत इन्हीं से मानी जाती है, और इन्होंने 1206 से 1210 तक शासन किया था। इनकी राजधानी लाहौर में थी। इसके बाद ही इल्तुतमिश सुल्तान बने थे, सुल्तान के पद पर आसीन हुए। तो ये 1206 से 1210 तक ये दान देने में काफी उदार थे, इसलिए इनको लाख बख्श भी कहा जाता है। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया, हालांकि पूरा नहीं करवा पाए। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा के निर्माण का भी श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को ही दिया जाता है। और छोटे समय तक ही इन्होंने शासन किया, लेकिन सल्तनत की नींव भारत में रखी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है। क्यों? एक तरफ आय और दूसरी तरफ व्यय। आय कम, व्यय अधिक, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऋण लेना पड़ेगा। आय कम है, व्यय अधिक है, तो इस खर्च को पूरा करने के लिए, व्यय को पूरा करने के लिए हमें बाजार से ऋण लेना पड़ेगा। अर्थात ये मुद्रा के रूप में हमें ऋण प्राप्त हो, मुद्रा के रूप में ये ऋण प्राप्त होगा। तो जब मुद्रा के रूप में हमें ऋण प्राप्त होगा तो बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाएगी। तो घाटे की वित्त व्यवस्था अर्थात घाटे की वित्त व्यवस्था, यानी अगर आमदनी कम हो, खर्च ज्यादा हो, तो खर्च को पूरा करने के लिए हमें बाजार से ऋण लेना पड़ता है, और ऋण अगर मुद्रा के रूप में प्राप्त होती है तो बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है। आय और व्यय में संतुलन लाने के लिए जो ऋण लेते हैं उसी को हम घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं। और खासकर विकासशील देशों में ऐसी स्थिति बनी रहती है। तो जब घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रभाव मुद्रा की
आपूर्ति में वृद्धि के रूप में सामने आती है, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है। तो जब भी घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या, घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था के प्रभाव के ऊपर के बारे में अगर हम जानना चाहेंगे तो इसका सबसे स्पष्ट प्रभाव होता है कि मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा, अर्थात ये प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरिया, यानी शहरी सुविधाओं को गांवों में उपलब्ध कराया जाए। गांवों में उपलब्ध कराया जाए। ये पूरा ये कॉन्सेप्ट अब्दुल कलाम ने दिया। अब्दुल कलाम ने, एपीजे अब्दुल कलाम ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर शहरी सुविधाओं को गांव में ही उपलब्ध कराया जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर जो पलायन होता है उस पलायन को रोका जा सकता है। गांव में बुनियादी ढांचे का विकास किया जा सकता है और गांव को भी प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरिया का कॉन्सेप्ट दिया था। और ये क्या है? ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। अगर ये हम देखें तो ये क्या है? ग्रामीण विकास कार्यक्रम। इसकी रूपरेखा अब्दुल कलाम ने प्रस्तुत की थी और 2003 में ही ये कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के। एपीजे अब्दुल कलाम से आप सब परिचित होंगे, उनकी उपलब्धियों से आप परिचित होंगे और उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए एक बड़े कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की। उसी को हम प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मजबूरन, नेक्स्ट क्वेश्चन मजबूरन बचत यानी फोर्स सेविंग, यानी बचत करने पर मजबूर किया जाए, क्या है? अगर वस्तुओं की कीमत बढ़ती जाए, एक स्तर ऐसा आएगा जो आम लोगों की खरीदने की क्षमता से बाहर होगा। एक स्तर तो ऐसा आएगा अगर निरंतर अगर कीमत बढ़ती जाए कीमत अगर बढ़ती जाए तो खरीदने की क्षमता घटती जाएगी। खरीदने की क्षमता घटती जाएगी। एक स्तर तो ऐसा आएगा जब खरीदने में सक्षम नहीं होंगे,
और खरीदेंगे नहीं तो व्यय नहीं होगा, खरीदेंगे नहीं तो खर्च नहीं होगा, तो क्या होगी? बचत होगी। यानी आपको बचाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, इसी को कहते हैं फोर्स सेविंग। और इस विषय पर शोध किया था फ्रेडरिक वॉन ने। फ्रेडरिक वॉन ने इस पर शोध किया था और इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था उनको। फ्रेडरिक वॉन यानी मजबूरन बचत, पोस्ट सेविंग। पोस्ट सेविंग का कॉन्सेप्ट, और फ्रेडरिक वॉन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कीमत बढ़ा दो, लोगों की खरीदने की क्षमता स्वतः कम हो जाएगी, खर्च नहीं होगा तो बचत होगी। तो इसको फोर्स्ड सेविंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी वस्तुएं जिनके मूल्य में वृद्धि से इनकी मांग बढ़ जाती है और मूल्य कम होने से मांग कम हो जाती है, ये क्या कहलाती है? ये कौन सी वस्तु है? जबकि आमतौर पर मांग का नियम ये कहता है कि अगर कीमतें बढ़ती हैं तो मांग में कमी आती है, कीमतें घटती हैं तो मांग में वृद्धि होती है। अगर प्राइस बढ़ रहा हो तो डिमांड में कमी आती है, अगर प्राइस कम हो रहा हो तो डिमांड में वृद्धि होती है, नहीं डिमांड ज्यादा होता है। लेकिन यहां पर बिल्कुल रिवर्स होता है, मूल्य में वृद्धि तो मांग में वृद्धि, और मूल्य में कमी तो मांग में भी कमी। आखिरकार ऐसा क्यों? इसको हम गिफिन गुड्स कहते हैं, गिफिन वस्तुएं। और इसमें उन सभी आवश्यक वस्तुओं को शामिल किया जाता है, यानी एसेंशियल कमोडिटी, आवश्यक वस्तुओं को शामिल किया जाता है, आवश्यक वस्तुओं को शामिल किया जाता है। जैसे जो खाद्य पदार्थ है, क्योंकि एक ये इसमें नमक, आलू, प्याज, ये सब जो वस्तुएं हैं वो एसेंशियल कमोडिटीज के अंतर्गत आती है। अगर नमक की कीमत अगर बढ़ती है तो लोग नमक अधिक खरीदने लगते हैं, वो स्टोर करने लगते हैं, जमा करने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कल इसकी कीमत और ज्यादा हो सकती है, तो वो स्टोर करने के लिए, जमा करने के लिए अधिक मात्रा में नमक खरीदना शुरू कर देते हैं कि कल कहीं कीमत और ना बढ़ जाए। आलू की कीमत अगर लगातार बढ़ रही है तो लोग अधिक खरीदना शुरू कर देते हैं कि हो सकता है कि कल कीमत और बढ़ जाए। प्याज की कीमत अगर लगातार निरंतर बढ़ रही हो, डे पर डे बढ़ रही हो, तो लोग अधिक से अधिक खरीद कर स्टोर करना चाहते हैं कि कल कहीं अधिक कीमत न चुकानी पड़े। तो इसलिए ऐसी वस्तुएं, और जब इनकी कीमत कम होती है, सामान्य स्थिति हुई, इसकी आपूर्ति सामान्य होती है, तो फिर लोगों में जमा करने की होड़ नहीं रहती है। नमक वो उतना ही खरीदते हैं जितनी उनकी जरूरत होती है, आलू उतना ही खरीदते हैं जितनी उनकी जरूरत होती है, क्योंकि कीमत में स्थिरता होती है। और जब कीमत अस्थिर हो, निरंतर वृद्धि हो रही है, तो फिर ऐसी वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है और ऐसी वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। इसलिए इसे
गिफिन गुड्स की श्रेणी में रखा गया और उन्होंने ही ये कॉन्सेप्ट दिया था। अर्थशास्त्री थे, गिफिन ने ही ये कॉन्सेप्ट दिया था, इसलिए इसे गिफिन गुड्स कहा जाता है। तो जिनके मूल्य में वृद्धि से मांग में वृद्धि हो जाती है। कुछ वर्ष पहले नमक के मामले में ऐसा हुआ था। एक अफवाह फैल गई कि नमक की कमी हो सकती है। एक एक व्यक्ति जिनकी जरूरत सिर्फ 1 किलो की, वो 5-5 किलो नमक खरीदने लगे। नमक 50-50 रुपए किलो बिकने लगा, 100-100 रुपए तक किलो भी है, 100 रुपए तक किलो बिकने लगा। ये लोगों में एक भय व्याप्त हो गया, कल मिलेगा नहीं मिलेगा, आज ही खरीद लो, कल मिलेगा भी तो कीमत ज्यादा होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अत्यधिक कुपोषण के कारण, अत्यधिक कुपोषण के कारण किस राज्य को भारत का इथोपिया कहा जाता है? अर्थात मध्य प्रदेश। और इस मध्य प्रदेश में भी श्योपुर जिला कुपोषण से सबसे अधिक प्रभावित है। इसलिए इस राज्य को, मध्य प्रदेश को, भारत का इथोपिया कहा जाता है। श्योपुर जिला सबसे ज्यादा कुपोषण से प्रभावित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सीमा प्रबंधन विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये सीमा रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस तरह के प्रश्न आते हैं, कई बार पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा कि इस केंद्रीय सीमा प्रबंधन विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीआई किस अधिनियम से शक्तियां प्राप्त करता है? देखिए, सीबीआई का दरअसल 1963 में इसकी स्थापना हुई। इसकी शक्तियां दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946, दिल्ली पुलिस सीबीआई किस अधिनियम से शक्तियां प्राप्त करता है? तो सीबीआई को जो शक्तियां प्राप्त होती हैं, वो बेसिकली सीबीआई को जो शक्तियां प्राप्त होती हैं वो दिल्ली पुलिस, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, दिल्ली स्पेशल एक्ट 1946, यानी ये 1946 में दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट बना था। तो आज सीबीआई को जो भी शक्तियां प्राप्त हैं या जो भी शक्तियां दी गई हैं,
वो इसी एक्ट के जरिए दी गई है, इसी एक्ट के माध्यम से, इसी एक्ट से वो शक्तियां प्राप्त करता है। और मैंने बताया भी था कि सीबीआई की स्थापना 1963 में की गई थी। ये सीबीआई बेसिकली पहले जब इसकी स्थापना हुई तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत जब इसकी स्थापना हुई सीबीआई की, तब ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता था। लेकिन अब ये कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। और इसकी स्थापना संथानम कमेटी, नाम सुना होगा, संथानम कमेटी की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई। इसी समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग, सतर्कता आयोग की भी स्थापना की गई और इसी समिति की सिफारिश पर सीबीआई की भी स्थापना की गई थी। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946। सीबीआई को अगर किसी राज्य में काम करना हो तो उस राज्य की अनुमति की आवश्यकता होती है, क्योंकि सीबीआई एक स्वतंत्र संस्था नहीं है, यह केंद्र की संस्था है। तो राज्य में काम करने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। ये दिल्ली पुलिस एक्ट से अपनी शक्तियां प्राप्त करता है सीबीआई, इसलिए इसे काम करने के लिए उस राज्य की अनुमति आवश्यक होती है। लेकिन अगर कोई किसी विषय की जांच की जिम्मेदारी, किसी अपराध की जांच की जिम्मेदारी अगर सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालय द्वारा सौंपी गई है और किसी राज्य विशेष से यह संबंधित है, तो फिर सीबीआई को अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। अन्यथा राज्य में काम करने के लिए सीबीआई को राज्य की अनुमति की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर ये जिम्मेदारी, जांच की जिम्मेदारी न्यायालय द्वारा सौंपी गई है, तो फिर उस राज्य की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13,